तो स्वागत है आपका वरदान बैच 2020। हम लोग 2022 के टारगेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं कि आपसे यहाँ से अभी से बचे समय में आप अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे। और अपने मैं वादे के साथ बोलता हूँ आपका अच्छा मार्क्स आएगा। सिर्फ आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, उस पर थोड़ा सा हल्का सा पर थोड़ा सा उस पर आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमारे पास अब समय फिक्स हो गया है। अगर आप एग्ज़ाम मैच देखते होंगे तो वहाँ पे अगर शुरू में स्टार्टिंग में खेला भी कैसे भी खेला जाता है, लेकिन अंत में जब इस रिक्वायरमेंट दिखाने लगता है कि इतना गेंद में इतना रन चाहिए, तो टीम उसके हिसाब से खेलने लगता है। तो अब आपके पास दिखा दिया गया है कि अब आपके पास गिने चुने 60 दिन बचे हैं लगभग में। अब 60 दिन में आपको जो करना है कीजिए। तो हमको कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 60 दिन है तो हमको बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी चाहिए, जितना हो सके, जितना आपका शरीर साथ दे दे, 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा, उतना आपको पढ़ ही लेना चाहिए कि आपको ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। क्योंकि अब ये समय आपको वापस नहीं मिलने वाला है। कुछ बच्चे सोचते हैं मैं फिर फेल होता हूँ तो फिर दोबारा परीक्षा देते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि फिर दोबारा आपको एग्जाम देना चाहिए। ज़िंदगी लौट के नहीं आती है, हमारे पास जीने के लिए समय फिक्स दी गई है, सिर्फ हमको पता नहीं कितना दिन जीना है। तो फिर आप रिवर्स आने के मत सोचिए, जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब ये प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में आपको दिया गया है कि रेकरिंग से क्वेश्चन है कि 0.32 रेकरिंग है, तो इसका पी बाई क्यू के रूप में, यानी यहाँ आप कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, परिमेय संख्या के रूप में क्या होगा, पी बटा क्यू के रूप में क्या होगा, या भिन्न के रूप में लिखिए, ठीक है ना। आपसे देखिए सवाल ऐसे दिया है ना, इसका मैं ट्रिक सिखाता हूँ आपको। एक छोटा सा ट्रिक है, आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप पूरा संख्या लिखिए। संख्या कितना है इसमें, 0 तो संख्या नहीं है, 3 2 संख्या है, तो संख्या नोट कीजिए। बट्टा में आइए, देखिए कितना पर 9 रेकरिंग है, एक पर रेकरिंग है ना, सिर्फ एक ही संख्या पर बार है, तो उसको आप 1 9 लिखिएगा। इतना याद रखिए, जितना पे रेकरिंग उतना बट्टा में 9 याद रहेगा। जितना पे रेकरिंग नहीं उतना 0, लेकिन 0 इधर का संख्या नहीं लेना है। इधर अगर संख्या होता भी तो इसको नहीं जोड़ना है, दशमलव के बाद एक संख्या है ना 3, इस पर रेकरिंग नहीं है तो एक 0 लगाइएगा, ठीक। अब माइनस कीजिएगा। अब देखिएगा जो संख्या पर रेकरिंग नहीं घटाइए, तो यहाँ तो कोई संख्या नहीं है, 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो 3 इसमें से माइनस कीजिए। 32 में से 3 गया 29 बट्टा 90, आपका 100% एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। आप इस ट्रिक से बनाइएगा, सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। मैं सोचता हूँ इस प्रश्न को आपको सब्जेक्टिव के माध्यम से बताता हूँ कि वो भी कैसे बनता है। कि चलिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कि हमारे पास 2 GB का डाटा रहता है, उसमें अपलोड करना है, तो मैं 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो को अपलोड नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जब इसका सब्जेक्टिव कराऊंगा तो हमें सिखा दूंगा आपको इसको सब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं। फिलहाल ऑब्जेक्टिव का मेरा ट्रिक यही है, इस पर आपका 100% सवाल बन जाता है। 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या इनमें से कौन सी हो सकती है। 11 √11 हो सकता है, √5 हो सकता है, कि 22 हो सकता है, तो √ इतना हो सकता है। आपको कोई लफड़ा में नहीं पड़ना है। 2 और 2.5 दिया ना, अब इन दोनों का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसका स्क्वायर कितना होता है 6.5। स्क्वायर मतलब क्या होता है 2.5 का स्क्वायर का मतलब मैंने बताया। इसको अब 2 बार गुना कीजिएगा, इसमें 2.5 तो इतना आएगा 6.25। 2 में 2 बार गुना कीजिए 4 आएगा। अब इन दोनों पर आप अंडर कवर कीजिए। अब देखिए आपको क्या संख्या खोजना है 4 और 6 के बीच में। 4 और 6 के बीच में इनमें से कौन बच रहा है, 4 6 के बीच में नहीं है 5 है। ऑप्शन बी इसका 100% राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, चुनिए आप। 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि हम √5 में अगर √5 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 आएगा, जो क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो कथन ये गलत है। एक परिमेय और एक अपरिमेय गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये ऑप्शन सही है। एक परिमेय संख्या कोई भी लीजिएगा, जिससे मैंने परिमेय संख्या लिया 5, और कोई और अपरिमेय संख्या ले लीजिए। अपरिमेय संख्या मैंने लिया √6, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 5√6, तो ये हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। कहते एन कोई भी संख्या है, यहाँ पे एन कोई संख्या है, तो अब इसका वर्गमूल में क्या होगा, प्रकृत संख्या, मतलब हम यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, तो हमेशा प्रकृत, एक तो प्रकृत बन गया। अब एन का मान कुछ और रखते हैं, नेचुरल नंबर 2 रखते हैं तो 2। अब तो रूट में 2 का मतलब क्या हो गया, अब हम जैसे इसमें 2 रखा है इनका मान, तो अपरिमेय हो गया, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब चलिए इसमें अगर आप ऑप्शन सी चेक करते हैं, ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि बोल रहा है कि हमेशा अपरिमेय होगा, जरूरी थोड़ी ना है। जब यहाँ हम 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो एक तो प्रकृत संख्या हो गई। अगर यहाँ रखेंगे 4, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, वो परिमेय संख्या भी हो गया, प्रकृत संख्या भी हो गई, तो ये तो गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी इज राइट है इसका। आपसे पूछ रहे हैं 5वां प्रश्न कि प्रथम 13986 अभाज्य संख्याओं का योग, यदि मान लीजिए अभाज्य संख्या कोई है, इसका योग कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कोई नंबर आ रहा है। तो वो नंबर हमेशा क्या किससे विभाजित होगा, 6 से, 4 से, 8 से। पहले देखते हैं इनका योग होता कितना है, जोड़िए तो इसको 6 और 8, 14 और 9 23, 1 3 26 1 27, कितना आ रहा है, हम उसको ऐड किए पूरे संख्या को तो कितना आ रहा है 27। और प्रथम अभाज्य संख्या होता क्या है 2
3, 5, 7 और इसके बाद और है जो एक और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, प्राइम नंबर होते हैं। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, और होगा भी तो गलत होगा। 3 से कट जाएगा, कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में, तो 3 ऑप्शन होना चाहिए हमारा आंसर। तो ऑप्शन 3 ये लीजिए, 3 तो ही नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं है। जब 3 है नहीं तो उसका प्रथम पूछ रहा है ना, प्रथम पूछ रहा है, प्रथम अभाज्य संख्या से कटना चाहिए, तो प्रथम अभाज्य संख्या 3 होती है, 2 से तो कटेगा नहीं 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर आप 3 याद रखेंगे, इसमें नहीं है तो नहीं है। अगर एग्जाम में 3 होगा तो उसको टिक मारिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लिख लीजिएगा 3 होगा। पूछ रहा है बहुपद घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2, 3, 3 बड़ी घात है ना, तो इसका आंसर 3, 3, 3 सी हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण के बहुपदों का योग और गुणनफल इतना है तो क्या होगा, बहुपद क्या होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे बहुपद पूछ ले या द्विघात समीकरण पूछ ले और मूलों का योगफल दे दे और गुणनफल दे दे, तो आपको फार्मूला याद होगा। आपने एक फार्मूला याद किया होगा द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के लिए, ये बहुत अच्छा फार्मूला है। आपको सारे ऑब्जेक्टिव को यूं ही देखते नज़रों से ही आपको सॉल्व कर लेंगे, देख के ही उसका आंसर कर देंगे। चलिए सेट करते हैं इसका क्या क्या दिया है। मूलों का योगफल दिया है 2, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। मूलों का योगफल दिया है 2 और गुणनफल दिया है, और 1 से तो 1 से लगा दीजिए। गुणनफल दिया है माइनस में, ये इसका मान दिया है माइनस का 15, तो चेक कीजिए तो कहाँ है ऑप्शन, x² माइनस 2x माइनस 15, ये तो है नहीं, ये है नहीं, ऑप्शन बी है, देख लीजिएगा ऑप्शन बी दिख रहा है। पूछ रहा है के मान के लिए x बराबर 1 और y बराबर 1 कौन सा हल हो सकता है। इसमें तो देखिए 2 समीकरण दी गई, एक समीकरण 2x माइनस y बराबर 3, इसमें तो के है नहीं, इसमें है, तो इसी समीकरण को लेते हैं और x का और y का मान उसकी सहायता से हम इसका के का मान पता कर लेते हैं। हमने दूसरा समीकरण क्यों चुना, आपसे के का मान पूछा था ना, दूसरा समीकरण में क्या है, इसलिए अपने इसको चुनिएगा। एक समीकरण से कोई मतलब ही नहीं है आपको। चलिए x का मान 1 और y का मान -1 रख के देखिए तो क्या होता है, 2 का 2 हो जाएगा, के का के हो जाएगा। x का मान 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 रखने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा ही रहने दीजिए। 7 का 7 रखिए, लेकिन माइनस में एक काम करेगा, तो -7 तो 7 हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -7। y का मान आपने रखा 1 तो 1 7 ही हो गया, और यहाँ -5 है। मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। 2 के माइनस का 7 और माइनस का 5, यानी 7 रुपये बाकी लिया आपने, फिर 5 रुपये बाकी लिया, कितने बाकी हो गए, 12 हो गए। यहाँ से के का मान निकलना है तो के बाहर कीजिए, इसको यहाँ लाइए तो -12 इधर आके +12 हो जाएगा, और 2 आपका कहाँ आएगा, गुना में है 2 तो कहाँ जाएगा, भाग में। काटिए, 6 बार में कट गया, +6 आपका आंसर आएगा इसका, +6, 3 4 -6, ऑप्शन सी राइट है। तो 8 का आंसर क्या हो गया, सी। 9 और पूछ रहा है कि द्विघात बहुपदों का ये त्रिघात बहुपद है तो शून्य है, तो अन्य 2 शून्य क्या होते हैं, अन्य 2 शून्य के बराबर अल्फा इंटू जो बीटा होता है इसके सी बटा होता है। यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, एक बुक है आपका NCERT का, आपका जो भी बुक होगा वहाँ से त्रिघात समीकरण के 2-3 सूत्र हैं, उसको आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। मैं हो सकता है उसको अगली वीडियो में आपको दिखा दूँ, अभी मेरे पास बुक नहीं रखा हूँ पास में, मैं दिखा दूंगा, या आपके पास बुक होगा आप वहाँ से सूत्र याद कीजिएगा। फार्मूला जितने हैं तो आपको भी याद करना पड़ेगा, इस फार्मूला से कोई कंप्रोमाइज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि p के किस मान के लिए x - 2 से पूर्ण विभाजित है। पूर्णतः x - 2 से विभाजित हैं, विभाज्य हैं या भाज्य हैं। कौन सा समीकरण, आपको एक बहुपद दी गई है, आपका ही प्रश्न दिया गया है। 8 कितना नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर है। बोला कि x³ - 4x² - px + 8 x - 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो p का मान क्या होगा। देखिए आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, x - 2 जब इससे ये पूर्ण रूप से विभाजित है तो ये शून्य के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, शून्य के। 9th क्लास में अपने पढ़ा होगा। यहाँ से x का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, -2 इधर क्या हो जाएगा, +2। अब जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ x का मान 2 पुट कीजिए, तो चलिए 2 पावर में q, यहाँ भी माइनस है, 4 है, 4 लिखा। x का मान रखना कितना है, 2 रख दिया, 2 होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर कीजिए। p का p, x का मान 2 रखिए, प्लस में 8 है तो 8 कीजिए। 2 का q क्या होता है, 8 होता है। 4 का 4 और 2 का स्क्वायर 4, 2 में p से गुना कीजिए, 2p और इतना। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपका p है। 8 और 4 चौका 16, यह क्वेश्चन में शायद प्लस है, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है। तो ये देखिए 8 और 4 चौका 16, 8 16 24, 8 कितना हो गया, 32। यहाँ क्या बचा, माइनस का 2p, और पूर्ण रूप से विभाजित है तो ये शून्य के बराबर होंगी। इसको आप कंसेप्ट याद रखेंगे। यहाँ से 32 इधर लाइए, और यहाँ क्या बचेगा आपका, माइनस का 2p, और इधर आएगा तो आपका माइनस का 32। p बाहर करेंगे, माइनस से माइनस काट सकते हैं आप। 32 को 2 से डिवाइड कीजिए, 16 बार में कटेगा। p का वैल्यू 16
16 दूना 32, पी का वैल्यू 16 चेक कीजिए, पी का वैल्यू 16, तो ऑप्शन डी राइट है। अब पूछ रहा है कि x माइनस 2y बराबर इतना और 3x प्लस 4y 10 का हल इनमें से कौन है। इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ऑप्शन से बना लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन से बनाइएगा या आपको आपके इसके दो तरीका है, चार तरीका हो गया। एक तो हो गया आप इसको बरजगुणन विधि से बना सकते हैं, विलोपन विधि से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन से। तो देखिए विलोपन से हम कब बनाएंगे, और संख्या कट जाती तो आसान होता है। यहाँ x है तो यहाँ x होता तो हम लोग इसको विलोपन से बनाते हैं। इसको आप ऑप्शन से बना लीजिएगा। ऑप्शन पुट कीजिए तो x बराबर 2 और y का मान 1, कोई भी समीकरण इसमें से उठा के 1 या 2। हमने समीकरण चुना पहला उसका ये वाला, और जो मान दिया गया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ ऑप्शन ए सही है गलत। x का मान दिया गया है 2 और y का मान दिया गया है 1, तो x का मान क्या रख दिया गया 2 घटाओ 2 का 2, y का मान क्या रख देना है 1, क्या रख देना है 1, बराबर में क्या है 0, 2 2 2 2 एकम 2 बराबर 0, 2 में से 2 गया 0 और बराबर 0। यहाँ तो कमाल हो गया भाई, LHS और RHS दोनों बराबर आ गया, यानी ऑप्शन ए इज इसका राइट है। अगर पहला ही विकल्प आपको सही दे रहा है तो आप बी सी डी को ताकने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बात बता दूं, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये ऑप्शन ए नहीं मैच करता तो अब इसको चेक करते, इसको चेक करते, तीनों नहीं आता तो डी पर टिक मार देते। लेकिन आपको बाई ऑप्शन से इसको बनाना चाहिए। चलिए एक और मेथड क्या है मैं उसको जल्दी से बताता हूँ विलोपन को। जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बोलता हूँ बाई ऑप्शन से बना लीजिएगा या विलोपन से। लेकिन देखिए ये विलोपन से कम मजा आता बनाने में। अगर यहाँ भी x था यहाँ भी x होता, यहाँ 2y था यहाँ भी 2y होता, हम लोग उसी में काट के तुरंत मान निकाल लेते। लेकिन मान लीजिए ऑप्शन दिया नहीं है तो हमको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक अपनाइएगा। यहाँ 3 है ना तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है ना तो इसको 1 से गुना कर दीजिए, 3 में 1 से गुना कीजिए 3x, 3 दूना 6y, 0 में 3 से गुना कीजिए 0 हो जाएगा। इसको 3 मान लेंगे समीकरण, 3x 1 से गुना करना है तो सब तो इतना ही आ जाएगा ना, 4y बराबर में क्या हो जाएगा 10। ये क्या होगा चौथा समीकरण। आप देखिए कट रहा है ना संख्या, लेकिन कब कटेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाने में चिन्ह क्या बदलती है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस। अब देखिए ये चिन्ह बदल गया। अब आपके पास क्या बचा, माइनस का 6y और माइनस का 4y, कितना हो जाएगा माइनस का 10y। और यहाँ 0 में से 10 घटाएंगे तब क्या आएगा माइनस का 10। और y का मान देखिए 10 माइनस 10 और बटा में ये आएगा माइनस 10। कितना बार कट गया, एक बार में। y का मान 1 आ गया। अब समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y 0, ऐसा था ना समीकरण 1। x का 1 रहने दीजिए, 2 का 2 रहने दीजिए, y का मान चेक कीजिए 1 है, दिया आया है 0। x बराबर यहाँ माइनस का 2 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो आंसर क्या आया था, x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1। x का मान 2 यहाँ नहीं है, गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, तो बाई ऑप्शन और बाई आपके पास 3 मेथड है। ये तो मैंने आपको बताया विलोपन विधि है। आपके पास प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, बरजगुणन से बना सकते हैं, जो आपको मजा आता है उससे बनाइएगा। बाई ऑप्शन भी ट्राई कर लीजिएगा, और उसमें हो जाता है तो आपको इससे बनाने की जरूरत नहीं तो ये भी कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है। 1 मिनट में आप बना सकते हैं इसको, 1 मिनट में बनाएंगे, 1 मिनट में आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा 9th क्लास से पूछ दिया गया क्वेश्चन को। 10 के पावर 2y बराबर 25, तो 10 के पावर माइनस y किसके बराबर है। देखिए 12 में जो प्रश्न है आपसे, ये हमें 8 क्लास में पढ़ा हुआ हमने और 9th में पढ़ा है। ये घातांक चैप्टर से है। देखिए 10 के पावर 2y हो और 25 के बराबर है तो इसका मान क्या होना चाहिए। पहले इसको आप घातांक में तोड़िए। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 के पावर y इंटू 2 लिख सकते हैं। 10 के पावर y इंटू 2 ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए सिर्फ हमने 2 को वहाँ किया तो क्या है, इसको भी हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में। क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 के स्क्वायर। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ हमारा ये बेस से पावर काट सकते हैं, तो क्या बचा, 10 के पावर y का वैल्यू कितना आ रहा है 5। तो आपसे पूछा गया कि 10 के पावर माइनस y के मान क्या होना चाहिए। अब इसको पता है इसका मतलब क्या होता है, 10 के पावर माइनस 1, इसको अपने फार्मूला में पढ़ा होगा, a के पावर माइनस m बराबर 1/1 a के पावर m होता है। ठीक है ना। तो आप इसको मतलब बट्टा में लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या समझ सकते हैं, 1/10y पूछ रहा है आपसे, तो इसको बट्टा में कर दीजिए 1/5, 1/5 चेक कीजिए ऑप्शन 1/5 ऑप्शन ए राइट है। 13 आ गया ना समझ में आपको। इस टाइप से कोई भी प्रश्न पूछे एग्जामिनर आपको इसको बना लेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है 2k-1 और k समीकरण इतना का हल है तो k का मान क्या होगा। आपने इस प्रश्न को देखा होगा और 13 नंबर प्रश्न को, बहुत अच्छे प्रश्न है, इसको बनाना चाहिए आपको। पूछ रहा है इसका मान क्या होना चाहिए, k का मान क्या होगा जब 2 हल दिए गए हैं। एक ये दिया है 2k-1 और k,
इसको तो दो हल समीकरण में है ना, दो हल के मतलब क्या होगा, एक्स का मान होगा और एक वाई का मान होगा। एक्स का मान इतना है और वाई का मान इतना है, तो इसको हम रख के देखते हैं ना, तो हमारा सॉल्यूशन तुरंत बन जाएगा। तो के का वैल्यू निकल जाएगा 10 का 10। एक्स का मान क्या दिया गया है 2k-1, कितना 2k-1, माइनस का माइनस 9 का 9, वाई का मान पुट करते हैं के है, बराबर कितना है 12। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए, 10 दूना कितना हो जाएगा 20k, 10 दूना 20k और 10 एकम 10 ब्रैकेट को तोड़ दिया हमने, 10 दूना 20 और 10 में से के 10, 9k। आप ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को। अब देखिए 20k में से 9k जाएगा तो कितना के बचेगा 11k, यहाँ क्या बचा माइनस का 10। काम कीजिए ना, इसको बाहर कर दीजिए। ओहो ठीक है, इसको यहीं रहने दीजिए, चलिए इसको बाहर कर देते हैं। 11k, 20k में से 9k गया 11k, यहाँ 12 पहले से है, यहाँ माइनस का 10 है, इधर लाइए तो संख्या पास और के अलग बच गया, क्योंकि के का मान निकालना तो इसको हम बाहर करेंगे ही। 11k बराबर 12 10 कितना हो गया 22। अब आप ही बताइए, इसको हमको इतना बनाना है 11, यहाँ के का मान क्या रख दें कि 22 बन जाए, तो आपको पता है ना 11 के का मान क्या रखेंगे कि 22 बन जाएगा, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो ये हो गया 22 और 22, यानी के का मान हमने क्या रखा 2, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 2, इसका आंसर होना चाहिए 13 नंबर का 2, ऑप्शन बी राइट है, ठीक है ना। तो हमने कितने देख लिया प्रश्न को, 13 तक। 14 प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर देखिए, ये थोड़ा एक नया टाइप का क्वेश्चन है, आपको पहले ऐसे नहीं मिला, ये कंपटीशन लेवल तक ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। पूछ रहा है 14 नंबर, इस 1x+1/x का मान क्या होगा यदि x का मान इतना दिया है तो इतना का मान क्या होगा। देखिए मैं इसको, जब हम लोग एसएससी और जीडी का, मैं अभी एसएससी के क्लास जो हमारे पास चल रहा था ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ये कंपटीशन लेवल में ऐसे सवाल पढ़े, तो इसको मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, वहाँ आप कैसे बनाएंगे इसको। देखिए जब भी आपसे सवाल पूछ देना और पूछे इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, इसको आप ए समझिएगा और इसको बी। तो इसका एक फार्मूला जो जिससे हमारे सर ने पढ़ाया था हमको, तो इसका फार्मूला बताया था उन्होंने कि बी, इसको बी समझिएगा और इसको ए समझिएगा, और बोले थे इसका लिखवाए थे फार्मूला कि बी को ऐसे दो भागों में तोड़ना कि उनके वर्ग करने पर ये आ जाए, ए आ जाए। तो बी पहले उतारते हैं, 4/3 है ना आपका, इसको दो भाग में तोड़िए और इसका वर्ग करने पर 7 इतना आ जाना चाहिए। तो बी हम अगर देखिए इसका वर्ग करते हैं, अगर 4 और √3 का वर्ग, इसका वर्ग कीजिए और जोड़िए, तो 4 तो हमारा 4 है और √3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका ही वर्ग करना है, तो यहाँ पर अपने से रूट लगाइएगा, तो ये से नहीं, हाँ इसको वर्ग करना है और इतना आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अगर ऐसे खुलेआम वर्ग करेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा और 3 48 आ जाएगा, ये आपका 7 हो नहीं रहा है, तो उतना ही होना चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √4, क्या लिख सकते हैं इसको √4, और √3 तो आपका दिया ही है। अब इनका वर्ग कीजिए और जोड़िए तो कितना हो रहा है, 4 का स्क्वायर सिर्फ 4 ही होगा, √4 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। अब देखिए 4 3 7 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें से आपको सवाल जोड़ में दिया था ना, सवाल किस में था, प्लस में था, इसमें से बड़ा वैल्यू चेक कीजिए, तो छोटा वैल्यू ये बड़ा है, ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा इसका, 13 में 4, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा इसका। तो बोलिए, आपको आपने पढ़ा था ऐसा, आपको शायद अभी तक ऐसा आपको पढ़ाया नहीं गया होगा, आप पढ़े हैं तो उसके लिए धन्यवाद। तो आपको मज़ा आया कि नहीं, इतना देखिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको कितना अच्छा मेथड सिखाया कि आप इसको 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। पूछ रहा है कि x⁻n+1 एक गुणज है, तो x+n एक निश्चित रूप से क्या होगा। तो इसको यहाँ पे याद रखिए, एक निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक होगा, क्या होगा विषम पूर्णांक, क्योंकि कोई सम वैल्यू रखेंगे तो उसका मान विषम में आएगा और पूर्णांक के रूप में आएगा। ये क्वेश्चन को बता रहा हूँ 16 नंबर को। देखिए एक तो आपसे फार्मूला ही पूछा है, इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस में होता है, लेकिन आपसे पूछा है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, लेकिन आपके लिए दिया क्या है 3 tan थीटा पर इतना और 3 sin थीटा बराबर, जो ये 3 tan थीटा है 3 sin थीटा के बराबर है, तो इसका मान कितना होगा। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं इसको, क्योंकि तो इसके इतना के बराबर है तो इसको बराबर में लाइए। आपको कोई फार्मूला याद है जो tan sin के रूप में हो जाता है, तो आपको याद होगा एक फार्मूला sin बटा cos, तो √3 इसका मैंने फार्मूला सेट किया ये, और ये बराबर इतना है। अब यहाँ से देखिए sin हमका बराबर आ रहा है तो काट सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसके बराबर है तो हमने काट दिया, तो 3 ये इसके बराबर थे तो मेरे से 3 भी कट गया, क्या बचा हमारा cos थीटा बाहर करेंगे तो यहाँ एक बार में कट गया और √3 इधर बटा में आ गया। यहाँ से अगर हम थीटा बाहर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक cos को हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं, यहाँ बट्टा में है तो इसको बट्टा में क्या मैंने फार्मूला बताया था ना, इन्वर्स में -1 होता है, किसी चीज़ को बट्टा में लिखना है तो उसको आप इस पर पावर में माइनस कर सकते हैं, इतना हो जाएगा। अब इतना हो गया, अब आप बताइए ये क्या है, 1/√3 कितना है 1/√3, ठीक है, थीटा का वैल्यू इतना आ रहा है अभी, ठीक है ना।
अब देखिए आपको कॉस थीटा का वैल्यू लगभग आपको पता हो गया, और साइन थीटा को आपने फार्मूला पढ़ा होगा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो उसका फार्मूला आपको याद होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन का वैल्यू पता हो गया, कॉस का वैल्यू पता हो गया। अब डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम पुट करते हैं उसका मान। चलिए, तो अब इसको साइन थीटा इसके बराबर होता है ना, एक को एक रखिए। कॉस का वैल्यू आपको पता हो गया था, कितना आया था, 1/√3 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, एक का एक स्क्वायर एक होता है, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होता है, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 ही होता है। अब इसको फ्रैक्शन बना लीजिए भिन्न, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, और ऊपर एक है, एक बट्टा में 3 आ जाएगा। एलसीएम मैं बटा का जोड़ बना रहा हूँ, बटा घटाओ, 3 में से करें 2 और बटा 3। ये साइन थीटा का वैल्यू पता हो गया आपको, किसका वैल्यू पता हो गया, साइन थीटा का। और कॉस थीटा का वैल्यू आपने पहले निकाल दिया था, तो अब सिर्फ अब मान इसका रख दीजिए। क्या पूछा गया था आपसे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यही पूछा गया था। तो साइन थीटा का मान अभी आपने निकाला था √2/3 का स्क्वायर। कॉस थीटा का मान आप निकाल चुके थे, कितना आया था, 1/√3। कितना आया था, 1/√3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा 2/3, 2 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2/3, 1 का स्क्वायर इतना और 3 का स्क्वायर 3 होता है। अब इसको आप क्या कीजिए, 2 में से गया 1 और 3 का 3, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, 1/3 इसी। थोड़ा सवाल लंबा लग रहा है लेकिन आपको बनाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अब एग्जाम में आपको समय नहीं है तो आपको जो क्वेश्चन छोड़ने के लिए विकल्प आते हैं ना, कि 100 क्वेश्चन में 85 क्वेश्चन बनाना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो इस क्वेश्चन का आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन तो छोड़ना ही छोड़ना है। तो ऐसे जो प्रश्न लंबे लगते हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब 100 तो बनाना नहीं है। मान के चलिए 60 भी क्वेश्चन दे, अब तो 85 बनाना पड़ता था पहले, 2020 तक बात कर रहा हूँ। अभी कोरोना से सब ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं, तो 60 में भी आपको 10 ही छोड़ना ही पड़ता है, तो 10 क्वेश्चन तो छोड़ना ही छोड़ना है। तो किसको छोड़िएगा, जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लंबे हैं, उनको छोड़ सकते हैं आप। मैं बताऊंगा किस प्रश्न को आपको किस टाइप के सवाल को आप छोड़िएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को नहीं छोड़ सकते हैं आप, इसको तो जरूर बनाइएगा। 2 tan 30 और 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। मैं आपको कितना बार बोला हूँ कि आप थीटा का वैल्यू याद कीजिए, नहीं तो आपका सवाल बनने वाले। इस सब सवाल अगर थीटा का मान याद है तो आपको चुटकी में बन जाए। 2 का 2 tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3, ठीक है ना। रख दिया आपने बट्टा 1 का 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, सिंप्लीफाई कीजिए। 2 से गुना होगा तो 2√3 हो गया, और इधर आप करेंगे तो पहले इसको स्क्वायर तोड़ लीजिए, 1/3 हो गया। इसको आप बनाना चाहेंगे तो ऊपर तो आपका ज्यों करते हुए रखिए, इसको सिंपल है कि 3 कम 3 और 4 हो जाएगा। पूर्णांक तोड़िए, 3 कम 3 और 1 4, 4/3। इसको डिवाइड सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 2/√3, ये संख्या पलटेगी, ऊपर 3 चला जाएगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा, 4। तो इसको आप काटेंगे तो आप 2 से 4 काट दीजिए 2 बार में, तो आपका बच क्या रहा है, बच रहा है ऊपर 3 और बट्टा में बच रहा है 2√3, क्योंकि बट्टा भिन्न में आपका हर में बच रहा है 2√3, गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। आपका ये आंसर ऑप्शन में दिया नहीं गया, इस टाइप से आप देखेंगे तो इस टाइप से आंसर है नहीं, तो आपका आंसर रियल में है लेकिन ऐसा नहीं दिया है, तो इसको परिमेयकरण कर दीजिए। आप त्रिकोणमिति में आपको बताएगा, जब हर का मान रूट में आता है तो इसको हम परिमेयकरण के हटाते हैं। तो हर परिमेयकरण का मतलब जो हर में है इसी को 2 बार ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो एक बार 2√3 से, फिर बट्टा में 2√3 से। ऐसा करने से होता क्या है, हर का जो अपरिमेय हट जाती है। तो इसमें गुना करेंगे तो 2 × 6√3, और यहाँ देखिए 2 में 2 से 2 दूना 4, √3 में √3 से गुना सिर्फ 3 ही होता है। मैंने क्या बोला, 2 में 2 से गुना के 4, √3 में √3 से गुना करेंगे तो सिर्फ 3 होता है। तो ऊपर बचा है 6√3 और बट्टा में क्या हुआ 12, काटिए इसको, 6 दूना 12, तो 2 बार में, तो आपका आंसर क्या आया, √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का होता है कि cos 60 का होता है कि tan 60 का होता है कि d से किसका होता है, ये आप खुद बताएंगे कि √3/2 किसका मान होता है, जल्दी से बताइएगा। आपको याद होगा तो sin 60 का मान होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 18 भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, मैंने आपको ट्रिक सिखाया था कि किस तरह से सवाल को बनाएंगे। पूछ रहा है कि अच्छा देखिए पूरा कोण के बारे में बोल रहा है, तो पूरा कोण a + b जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90, ठीक है ना। इसको आप आंसर 90 कर दीजिएगा, क्योंकि और 90 क्यों होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं समझाने के लिए थोड़ा पहले से वीडियो किया हूँ कि थोड़ा वीडियो छोटा हो जाए। देखिए बोला सर cos b है, कोसेक b है, तो आप a + b क्या होना चाहिए, यानी एंगल ए। देखिए एक बार आपको बोला है कोण ए के सापेक्ष, तो हमने कोण ए के सापेक्ष लिया। एक बार बोला है कोण बी के सापेक्ष, तो हमने कोण बी के सापेक्ष लिया। सी को मैंने कांस्टेंट रखा समकोण बना के, क्योंकि एक बार ए से और बी पलट रहा है। आपको याद है कि इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। यहाँ 90 है और यहाँ ए के सापेक्ष, तो ये आधार हो गया, तो
तो आधार को मैंने बी लिखा और ये लंब हो गया तो उसको मैंने पी से परपेंडिकुलर लिखा। एक बोल रहा है कि बी के सापेक्ष, अगर बी के सापेक्ष जाएंगे हम तो ये अब ये इस बार हमारा ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ए प्लस बी को जोड़ने पर क्या होगा, ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए। तो आपको याद है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले तो हमको सी अगर कॉमन लेंगे तो सी कितना होना चाहिए, 90। तो यहाँ से भी हम आंसर इसका बता सकते हैं कि 90 होगा आंसर। ठीक है, एक और मेथड है हमारे पास कि अगर ये 90 हो गया तो बाकी जो दो कोण है तो भी 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होता है। एक कोण ऑलरेडी सी हमारा 90 है तो बाकी दो कोण को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90, क्योंकि दोनों एक ही है, ये 90 और ये 90, 180 हो जाएगा। तो ये दोनों पर जो ये यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, ये 90 अकेला है तो ये 45 और ये 45, तो यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45, कितना हो गया, 90 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 90। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया इसको। देख कितना शानदार सवाल है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है सब। आपको क्वेश्चन बैंक से, गेस्ट पेपर से याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरे चैनल से जुड़ रहिए। मैं आपको पढ़ा के बता रहा हूँ, इसको याद करवा दूंगा आपसे। आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। ठीक है ना, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए दिल से। बोला कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और बी पूरक हैं। पूरक कोण किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योग कितना हो जाए, दो कोणों का योग 90 हो जाए तो उसे पूरक बोलते हैं। तो कॉट सी का मान कितना होना चाहिए। पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज। तो पूछ रहा है कि ए और बी पूरक कोण है। यहाँ तो मान लीजिए हमारा समकोण हो जाए तो 90 है। ए और बी पूरक कोण है तो ए और मैंने और पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 होता है, आप जानते हैं। ए और बी पूरक कोण है तो पूरक कोणों का मान कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 हो गया। 90 यहाँ से ए और बी पूरक है तो जोड़ने पर 90 होना चाहिए, तब पूरक कोण कहलाएगा। पूरक कोण इसी को आते हैं, समपूरक 180 होना चाहिए। सी का सी छोड़ दिया और ये हमारा कितना है, ये 180। अब कौन सी कॉट सी का मान पूछा है तो सी का मान ये करना बहुत ज़रूरी है। तो 180 वहाँ पहले से है और यहाँ 90 प्लस में है तो माइनस में 90 हो जाएगा। तो एंगल सी का मान कितना रहा है, 90 डिग्री। यानी आपसे पूछ रहा है कॉट 90 का मान, सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 90। यानी कॉट सी से पूछ रहा है, इसका मतलब पूछ रहा है आपसे कॉट सी, सी का वैल्यू आ रहा है 90, यानी कॉट 90 का मान कितना होता है। तो अब याद किए कि नहीं किया, नहीं किया तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, आपको तो याद करना पड़ेगा। उसके लिए कोई ना ट्रिक है ना कुछ है, ट्रिक है तो भी वहाँ आपको रटना ही पड़ेगा, कोई उसका चारा है नहीं आपके पास। कॉट 90 का मान कितना होता है आप समझ लीजिएगा। 0 होता है तो 0 पर टिक मारिएगा, 1 होता है तो 1 पर, 2 होता है तो 2 पे। यहाँ मैं बहुत बार करा दिया हूँ, उसके लिए आप सॉरी, आप उसको याद करेंगे। ठीक है ना, कॉट 90 का मान क्या होता है, इनमें से जो होता है उसी पर टिक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से बी होता है तो बी आप देख लीजिएगा क्या होता है, मुझे याद नहीं है और हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपको एग्जाम देना है तो आपको याद रखना है। ठीक है ना, tan पूरा tan, यदि tan अल्फा प्लस बीटा रूट 3 इतना है तो tan अल्फा का मान इतना है तो tan बी क्या होना चाहिए। ठीक है ना, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आपने क्वेश्चन देख लिया, एक बार और देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना, 20 नंबर को। अल्फा प्लस बीटा बड़ा tan अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट 3 है, तो आप अल्फा प्लस बीटा बाहर करेंगे तो tan रूट 3 बचेगा। tan में रूट 3 किसका मान होता है, 60 का होता है ना। अब देखिए एक और आपको दिया है tan अल्फा बराबर इतना। अब आप ही बताइए अल्फा के मान कितना होगा, tan में 1/√3 किसका मान होता है, इसका। अब आप अल्फा का मान आपको पता हो गया इतना और अल्फा प्लस बीटा इतना है तो सिर्फ अल्फा का मान यहाँ पुट कर दीजिए ना, आपका मान हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना है, 30, तो यहाँ रखेंगे कितना, 30। राइटिंग के लिए थोड़ा क्षमा चाहेंगे, प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। अब बीटा को बाहर कीजिए यहाँ से तो 60 डिग्री माइनस 30, तो बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 30 डिग्री। ठीक है ना, तो आपसे पूछा ही क्या, जब बीटा आपको पता है तो आपको यही ना पूछा है tan बीटा का मान क्या होगा, यानी बीटा का मान 30, यानी tan 30 का मान क्या होता है, बीटा का क्या रखेंगे 30, tan 30 का मान होता क्या है आप बताइए। पता है तो बता दीजिए इसमें से कौन होता है। ऑप्शन सी है शायद, 1/√3 होता है। ठीक है ना, इसको तो याद करना चाहिए आपको। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो इसके लिए मैं आज 25 क्वेश्चन को सोचता हूँ कर देता हूँ। पार्ट 2 आज ही कर दूंगा शाम तक। ठीक है ना, 2 पार्ट में कर लेते हैं। आप हमारी मजबूरी समझेंगे, डाटा के लिए हम 2 GB से शायद ज़्यादा नहीं मिलता है तो उसको मैं 2 पार्ट में वाईफाई से लेकर करूँगा, लेकिन 2 पार्ट में बना देता हूँ। ख़त्म करना है तो सीरीज अब ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। यदि सूरज की किरण 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या है। अगर आपके पास मैं बोलूँ स्किप करने पर क्वेश्चन किसको छोड़ना चाहें तो इसको आप जरूर छोड़ सकते हैं। मैंने लेकिन मैं डीपली बता दिया हूँ कैसे बनता है। देखिए एक बार बोला कि उसका छाया की लंबाई घटती है और जब जो कौन 45-60 होता है तो मैंने इसे कर दिया 60, इसको मैंने मान लिया x। ठीक है ना, लेकिन यहाँ से दिया बढ़ के कितना हो जाती है 50 मीटर, तो ये 50 मीटर बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा तो CD को मैंने 50 समझ लिया। ये पता नहीं है हमने से उसको x माना। देखिए आपको लंब पता है, ये आधार हुआ ना, लंब पता है और आधार पता है,
तो आधार बटा लंब यानी पी बटा बी कहाँ मिलता है, टेन में। हम टेन की सहायता से बनाएंगे। थीटा पता है 41 लेना है और एक बार 60 लेना है। तो टेन पर जब लेंगे तो सूत्र क्या होता है, पी बटा बी। तो पी का मान हमने एक्स माना है, बी क्या लेंगे एक बार दोनों त्रिभुज में, एक बार त्रिभुज लेंगे ए बी डी और एक बार त्रिभुज लेंगे ए बी सी। अब टेन 45 का मान देखिए होता कितना है, एक होता है, एच कैच रहने दीजिए एक्स प्लस 50, क्योंकि बी कितना है आपका आधार कितना है बड़े त्रिभुज में, यहाँ से यहाँ तक आधार है, तो यहाँ तक अपने एक्स माना है और यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो इसको पूरा जोड़ेंगे तब ना पूरा आधार निकलेगा, तो एक्स प्लस 50 समझेंगे। यहाँ से एच का मान निकालना चाहेंगे तो एच बाहर करेंगे तो इसमें आप गुना करेंगे तो ये आपको समीकरण निकला, ठीक है ना। अब दूसरा त्रिभुज लीजिए छोटा वाला ए डी बी 60 वाला 60 डिग्री वाला लीजिए, तो वहाँ पर टेन 60 हो जाएगा। हम टेन ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको आधार और लंब पता है, तो टेन लगाएंगे। साइन कॉस से भी आएगा लेकिन लफड़ा हो जाएगा। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और ये आपका ये है h बटा एक्स हुआ, ठीक है ना। h यहाँ से बाहर करेंगे तो h का मान √3 एक्स हुआ। अब यहाँ से x बाहर करेंगे तो h बटा √3 बचा। अब समीकरण एक में अगर इसका मान रख देंगे x का तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए समीकरण क्या है, h बराबर x प्लस 50। आपने क्या किया, h के जगह पे h रहने दीजिए, x का वैल्यू आपको पता हो चुका है। x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है h बटा √3, तो यहाँ आप क्या रखेंगे आप h बटा √3, 50 का 50, इसको बट्टा का जोड़ बनाइए, या यहाँ से आप क्या किए आपने 50 को बाहर किए, तो यहाँ 50 इधर है तो इधर आएगा, इसको आप उधर ले जाएंगे तो h यहाँ प्लस में h बटा 3 है तो इधर आएगा माइनस में h बटा 3 हो गया। अब यहाँ से देखिए h बराबर क्या हुआ, h कॉमन करेंगे आप, इसमें h दोनों जगह तो h कॉमन करेंगे तो एक बचेगा, क्योंकि कुछ बचा नहीं तो एक समझते हैं, बटा में √3 है, बराबर 50 इसका वैल्यू है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, h बराबर आपका हो गया, इसमें आप गुना करेंगे तो √3 माइनस है, बट्टा भिन्न का घटा बना दीजिएगा, बटा में इतना होगा बराबर 50, h बाहर करेंगे तो इसके बटा में ये आएगा भाग। अब इसको आप क्या कीजिएगा, तो आपको बचेगा 50 √3 और 3 - 1, ठीक है ना, क्योंकि 3 यहाँ गुना में था तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला गया, तो 50 √3 हो गया, बटा भाग में है √3 यहाँ आके चला गया। थोड़ा पेंसिल से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए इसको परिमेयकरण कीजिए, √3 - 1 है ना, तो इसको गुना कीजिए ऊपर नीचे, तो एक बार √3 + 1 से चिन्ह बदल के परिमेयकरण कैसे होता है, अगर √3 - 1 है तो इसको √3 + 1 √3 में गुना कीजिए, तो आपका 50 के 50 √3 में इससे गुना करेंगे तो एक बार √3 और √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, ठीक है ना। √3 में √3 से तो सिर्फ 3 होगा, और √3 में 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ √3 होगा, बट्टा में तो आपका ही है। काट दीजिए 2 से 50 को, 25 बार में कटेगा, तो आपका आंसर क्या बच रहा है, 25 3 √3 क्या बच रहा है, 25 3 + √3, 25 3 + ये आपका डी हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको बेसिक इतना बता ना, आपको एक बार बना लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछता है, इसके लिए मैंने पूरा बना के दिखाया, लेकिन आप इसको छोड़ सकते हैं एग्जाम में, छोड़िएगा जरूर इसको, क्योंकि आपको आप सोचिएगा जो हल्का मिले आपको, जो आपको कम समय में सॉल्व हो जाए उसी प्रकार का सॉल्व कीजिएगा। ये जितना आपसे पूछेगा ना, हाइस्ट डिस्टेंस से त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, ऊंचाई दूरी वाला से जितना भी सवाल पूछेगा उसको आप छोड़ सकते हैं, इसमें समय लगता है बनाने में, इसके लिए कोई ट्रिक ज़्यादा है नहीं है। वैसे मैं सारे प्रश्न को कर दिया हूँ, इन सब प्रश्न का भी थोड़ा जो सॉल्यूशन है लंबा ही है। हाँ, इसमें से अगर आपको ये दोनों सवाल को देखें, ये भी सवाल है, तो इसका तो आप 23 का आंसर याद रखिएगा। 23 पूछा है कि उसका अनुपात क्या होगा, तो मैं बोलूँगा इन सब प्रश्न जो थोड़े डिफिकल्ट है, समय लगते हैं, तो इसको बनाने के लिए तब मैंने वीडियो दिखा दिया, वहाँ से बना लीजिएगा। लेकिन आप इसको एक मैं आपको काम बता रहा हूँ, इसमें आप इसका ऑब्जेक्टिव अगर आपसे याद हो, आपको अगर आपके पास याद रखने की क्षमता है तो इसका ऑब्जेक्टिव पूरा कंफर्म आंसर याद हो तो याद कर लीजिएगा, इसमें भलाई है। इसमें से 25 नंबर सवाल आप बना सकते हैं, ये थोड़ा आसान है। बोला कि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया जो पृथ्वी से 2 मीटर 3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए इसी प्रश्न को दिया है, बोला कि खंभे की लंबाई जो 6 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई इतनी है, कोई खंभा है, इसकी लंबाई छाया की लंबाई कितना है, 2√3 है। तो देखिए आपको क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है, तो 10 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 10, क्या सूत्र होता है, पी बटा बी, तो पी का वैल्यू कितना है 6, आधार कितना है 2/√3, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 3 6, 3√3 कितना आ रहा है 3√3। अगर इसको आप फिर भी कोई वैल्यू क्लियर नहीं हुआ तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए। मैंने आपको बोला था जब भी त्रिकोणमिति में बट्टा में हर में अपरिमेय आ जाए तो इसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो इसको परिमेय बनाने के लिए जो अपरिमेय है ना उसी से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, क्योंकि आपको पता है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, परिमेय होता है, तो परिमेयकरण हो जाएगा। इसमें आप गुना करेंगे तो 2√3 आएगा, और √3 में 3 से करेंगे तो 3 आएगा। आपका क्या बच रहा है 10√3, कितना बच रहा है 10√3, तो 10√3 किसका वैल्यू होता है, डिग्री में चेक कीजिए जो आपको विकल्प दिए, 10 में √3 क्या होता है 60। इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन मैं बाकी का बोलूँगा थोड़ा आप इसको याद ही कर लीजिएगा, याद होता है तो बाकी आप छोड़ सकते हैं कि बहुत 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही आपको बनाने हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम अपना बुद्धिमानी लगाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हम लोग चला के थोड़ा होशियारी करेंगे
फालतू में समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता है और आपको नहीं आता है, आपको आता भी है तो अगर आप कन्फ्यूज हैं, थोड़ा सस्पिशन है, तो बनाने से अच्छा है उसको छोड़ ही दीजिए और थोड़ा जो ईजी है ना उसको बना लीजिए, क्योंकि आप भारी वाला का आंसर करेंगे तो भी एक ही नंबर मिलेगा और जो ईजी का आंसर बनाएंगे तो एक ही मिलेगा, बशर्ते आपको आंसर सही होना चाहिए। हाँ, इन सब प्रश्नों का जरूर सॉल्यूशन कीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं यहाँ तक ही रहने देता हूँ। अगले पार्ट में 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन का हेल्प करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे। वीडियो को सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।